पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वोल्ट स्काइलर के साथ एक पार्टी में जाता है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेचल के पति एलियट की थी। वहां स्काइलर एलियट को बता देती है कि वोल्ट को कैंसर है, तो एलियट उसे अपनी कंपनी ग्रे मैटर टेक्नोलॉजी में दोबारा साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है, जिसको वोल्ट ठुकरा देता है। एलियट उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाने की बात करता है, तब भी वोल्ट किसी का एहसान लेने से साफ मना कर देता है। इसके बाद घर पर सभी लोग वोल्ट को समझाते हैं कि जब इलाज मुफ्त में हो रहा है तो वो मना क्यों कर रहा है, लेकिन वोल्ट अपनी बात पर अड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ जेसी और बैजर आरवी में अपना क्रिस्टल बनाने में लगे हुए थे, लेकिन जेसी अपने माल से खुश नहीं था। वो परफेक्शन की मूरत बन चुका था, इसीलिए अच्छा खासा माल भी खराब बताकर फेंक देता है। इधर आखिरकार परिवार की बात सुनने के बाद वोल्ट इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इलाज का खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि वो एलियट और ग्रेचल की मदद कतई भी नहीं लेना चाहता था। जिसके लिए वोल्ट एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा जेसी के घर पहुंचता है और कहता है चल कुकिंग करते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है छठे एपिसोड की। वोल्ट और जेसी कुकिंग का सामान लेकर आरवी में आते हैं, जिसकी हालत देखकर वोल्ट कहता है सुन घोड़ू, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, कुकिंग का काम मेरा है और बाहर की दुनिया से निपटने का, उनसे डील करने का काम तेरा है। कस्टमर चाहे कोई भी हो, मुझे उनके बारे में नहीं जानना, ना मुझे उनसे मिलना है, ना उनसे बातचीत करनी है और ना ही कोई डील करनी है। वो सब तू हैंडल करेगा। दुनिया चाहे इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, मुझ तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। ये बिजनेस सिर्फ हम दोनों का है और मैं हूँ तेरा साइलेंट पार्टनर। कुछ भी हो जाए, ना खून खराबा होना चाहिए, ना मारपीट होनी चाहिए। जेसी कहता है ठीक है, मैं समझ गया गुरुजी। इसके बाद वोल्ट अपने कीमो के लिए चला जाता है, जहां उसी के जैसे बहुत सारे पेशेंट थे जो अपनी जिंदगी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्काइलर भी वोल्ट के साथ ही मौजूद थी, जो उससे पूछती है कि तेरी एलियट से बात हुई क्या, क्योंकि अभी तक उसका कोई चेक नहीं आया। वोल्ट झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ आ गया था, जिसको मैंने तुरंत अपने यूनियन अकाउंट में जमा करा दिया था। ये सुनकर स्काइलर को बहुत खुशी मिलती है। कीमो के बाद वोल्ट अपने पर्सनल अकाउंट का चेक काउंटर पर जमा करवाता है और कहता है इस चेक को अगले मंडे तक मत लगाना, क्योंकि वोल्टर के पास पैसे नहीं थे। अगले दिन वोल्ट स्कूल में बच्चों की क्लास ले रहा होता है, तभी कीमो की वजह से अचानक उसका जी घबराने लगता है, तो वो बाथरूम में जाता है, जहां उसे बहुत जोर से उल्टियां आती है, जिसमें स्कूल का स्वीपर उसकी मदद करता है। इसके बाद हम उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप में देखते हैं, जहां सारे मरीज एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हैं। अब वोल्ट जेसी के साथ कुकिंग करने में लगा हुआ था, इसीलिए वो घर देरी से आता था। इसके बारे में स्काइलर उससे पूछती है जब तू देर से घर आता है तो हमें तेरी फिक्र होती है, क्या तू सभी को बताना चाहेगा कि तू कहाँ गायब रहता है। वो बहाने मारते हुए कहता है कि मुझे कभी कभी अकेला रहना पसंद है, लंबी वॉक पर जाना पसंद है, इसीलिए मैं काम के बाद हफ्ते में 2-3 बार या उससे ज्यादा भी नेचर का आनंद लेने के लिए निकल पड़ता हूँ। मुझे कैक्टस पसंद है, सूखी हुई हरियाली पसंद है, ये एक तरह की थेरेपी ही तो है, तबीयत एकदम चंगी हो जाती है। एक दिन की बात है, जब वो क्रिस्टल कुक कर रहा था, तभी उसकी हालत अचानक से बिगड़ जाती है, तो वो गिरता पड़ता आरवी से बाहर आता है, जिसकी मदद करने के लिए जेसी तुरंत उठकर जाता है और उसे अपनी कुर्सी पर बैठाता है। वोल्ट कहता है बहुत तेज गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा है। जेसी एक बुक की मदद से उस पर जोर जोर से हवा कर रहा था, तभी वो वोल्ट की छाती पर लाल निशान देखता है, तो पूछता है तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे कैंसर है। वोल्ट पूछता है तुझे कैसे पता चला। वो बताता है मेरी आंटी जिसके घर में मैं रहता हूँ, उनकी छाती पर भी ऐसे ही लाल निशान हो रखे थे, जो रेडिएशन की वजह से होते हैं। लंग कैंसर है ना तुझे। पार्टनर बोलता है तू मुझे और फिर भी मुझसे बातें छुपा रहा है, ये बता कौन सी स्टेज है। वोल्ट बताता है 3A और पूछता है ये बता तेरी आंटी को जब पता चला तो उनकी हालत कैसी थी। वो कहता है बहुत बुरी हालत थी, 7 महीने तक ही लड़ सकी वो इस बीमारी से। अब मेरे समझ में आ रहा है कि तू ये क्यों कर रहा है, तू जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए रोकड़ा बनाना चाहता है इसलिए। वोल्ट पूछता है तुझे इससे कोई दिक्कत है क्या। जेसी कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बता तू इस बैच को पूरा कर पाएगा या नहीं। वोल्ट कहता है नहीं मुझसे नहीं होगा और उसे मास्क फेंक के देता है कि जा तू कर, कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ। जेसी कहता है अगली बार कीमो के लिए जाएगा तो सर पर बर्फ लगा लेना, मेरी आंटी ने बताया था कि उससे बाल नहीं झड़ते, और अंदर जाकर कुकिंग करने में लग जाता है। दूसरी तरफ हैंक अपने साथी गोमेज से मिलता है, जो उसे एक पैकेट देता है जिसके अंदर वही मास्क था जो कुकिंग साइट पर इंडियन बच्चों को मिला था, और हैंक ने उसे जांच पड़ताल करने के लिए लेबोरेटरी भेज दिया था। हैंक रिपोर्ट पढ़ता है तो पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी जेपी केमिस्ट्री लैब की है, वही केमिस्ट्री लैब जहां वोल्ट बच्चों को पढ़ाता है। मतलब कि डीईए वालों के हाथ कभी भी वोल्ट की गर्दन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ माल बनाने के बाद जेसी उसे हर छोटे से बड़े कस्टमर तक खुद ही पहुंचाता है।
है, जो कि उसे कुक करने से भी ज्यादा जोखिम भरा था। माल तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बना सकते थे, पर उसे बेचने के लिए उन्हें मैदान में उतरना ही पड़ता, अपने आप को जोखिम में डालना ही पड़ता। अगले दिन कुकिंग के समय वोल्ट जेसी के इंतजार में कई घंटों से बैठा होता है, जो काफी लेट वहां आता है क्योंकि माल को खुद कस्टमर तक पहुंचाने में उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा था। वो वोल्ट को एक प्रीपेड सेलफोन देता है ताकि दोनों आपस में बातें कर सके और किसी को पता भी ना चले। साथ में वो उसे नोटों की गड्डी देता है जो कि $2600 थे। कहता है इसमें से तुम्हारा हिस्सा निकलेगा $1300 और $25 मैंने सेलफोन के काटे हैं। वोल्ट जो इस कमाई से जरा भी खुश नहीं था पूछता है कितना क्रिस्टल बेचा तूने। जेसी बताता है लगभग 30 ग्राम। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है तो पूछता है पिछली बार जब मैंने देखा था तब लगभग 450 ग्राम माल था, बाकी का माल कहाँ गया, खुद ही फूंक लिया क्या? वो कहता है सुन दिमाग तो खराब कर मत, एक तो मैं पूरी रात से माल बेचने में लगा हुआ हूँ, इसे हलवा समझ रखा है क्या जो मैं आधी किलो माल हाथ में लेकर घूमूंगा। वोल्ट पूछता है तो गिंडू तू इसे तोले के भाव ग्राम के भाव क्यों बेच रहा है, एक ही बारी में किलो के भाव क्यों नहीं बेच देता? वो कहता है किसे बेचूं, तेरे फूफा को बेच दूं क्या, सामने कोई खरीदने वाला भी तो हो, किसके पास है इकट्ठे इतने पैसे, स्कारफेस का एल पचीनो समझ रखा है क्या तूने मेरे को? वोल्ट कहता है सुन मैं कानून तोड़ रहा हूँ, इतने से चिंदी से पैसों के लिए नहीं, मुझे लग रहा था कि तू आज पूरा आधा किलो माल बेच देगा, पर तू तो सिंदूर की तरह थोड़ा सा बेच के आया है। जेसी कहता है सुन तुझे कुकिंग के बारे में सब पता होगा पर माल बेचने के बारे में घंटा भी नहीं पता। वो कहता है मुझे तेरे अंदर मोटिवेशन की कमी नजर आ रही है, हमें अपना प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर होलसेल में बेचना चाहिए, समझा? चल अब बता ये कैसे होगा? जेसी कहता है हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होगा। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, क्या तू किसी ऐसे बंदे को जानता है? जेसी कहता है हाँ जानता था, जब तक बूढ़े तूने उसे मार नहीं दिया। वो पूछता है तो ये बता अब क्रेजी 8 की जगह कौन आया है? जेसी बताता है टूको नाम का कोई आदमी है, सुना है बहुत खतरनाक है वो। वोल्ट खतरे को नजरअंदाज करते हुए कहता है तो जाकर उससे बात कर। जेसी कहता है बावली गींड बूढ़े वो बाप लेवल का आदमी है, मुझ जैसे छोटे मोटे के साथ बिजनेस नहीं करेगा जिसे वो जानता तक भी नहीं। तू समझ नहीं रहा है ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। हम कहीं भी कभी भी ऐसे ही अपनी पिछवाड़े सी शकल लेकर हाई लेवल के आदमी से बात नहीं कर सकते, अपने माल के बदले में करोड़ों नहीं मांग सकते, हमें कोई ऐसा चाहिए जो उससे मिलवा सके। वोल्ट पूछता है तो ये बता तुझे क्रेजी 8 से किसने मिलवाया था? वो कहता है अमीलियो ने, क्योंकि वो मेरा 3rd क्लास से दोस्त था और अब वो रास्ता भी बंद हो गया है क्योंकि हम एमिलियो को कब्र में सुला चुके हैं। मैं सच बोल रहा हूँ मिस्टर वाइट, टूको के साथ बिजनेस करना बहुत ज्यादा रिस्की है, वो ओजी लेवल का आदमी है। हम पैसा छाप रहे हैं, चाहे कम ही छाप रहे हैं पर छाप तो रहे हैं, तू इसमें खुश क्यों नहीं रह सकता? इससे वोल्ट गुस्से में आ जाता है, कहता है सुन भीड़ के लिंड निकल ले यहाँ से और अपने लिए कहीं से हिम्मत खरीद के ला। इसके बाद वो अपने कीमो के लिए चला जाता है, फिर पैसों का हिसाब लगाता है कि उसे अभी तक के अपने मेडिकल बिल का भुगतान करने के लिए कितने पैसे और चाहिए। चेक लिखने के बाद पिछली बार की तरह वो काउंटर वाली से कहता है इसे भी मंडे से पहले मत लगाना। फिर वो स्कूल में पढ़ाने जाता है जहाँ उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उल्टी करने चला जाता है। पिछली बार वाला स्वीपर उसकी एक च्युइंगम देकर मदद करता है कि इससे तुम्हें ठीक लगेगा। इसके बाद जब वो अपने क्लासरूम में होता है तब हैंक उससे मिलने आता है और मास्क दिखाते हुए पूछता है क्या तू इसे पहचानता है? वोल्टर जो उसे देखकर घबरा गया था वो ऐसी शक्ल बनाता है जैसे कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हैंक बताता है कि इसका इस्तेमाल मैथ बनाने में हुआ था जो कि हमें यहाँ से 40 मील दूर इंडियन लैंड पर मिला था। अब यहाँ कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये इंडियन क्या है, क्यों मैं बार बार इंडियन बोल रहा हूँ। तो यहाँ इंडियन से मेरा मतलब भारत के लोगों से नहीं है बल्कि अमेरिका के नेटिव पीपल, ट्राइबल पीपल से है। खैर हैंक कहता है ये जो मास्क है ये तेरी केमिस्ट्री लैब का है, हमें वहाँ पर एक कार भी मिली थी जो कि हमारे खबरी की थी। अब ये खबरी सुनते ही वोल्ट की फटकर 64 हो जाती है क्योंकि अगर क्रेजी ने सारी बातें डीईए वालों को बता दी होगी तो अब वोल्ट का बचना नामुमकिन था, पर क्रेजी ने किसी को कुछ नहीं बताया था इसीलिए हैंक को भी कुछ नहीं पता था। कहता है वो काफी दिनों से गायब है, शायद किसी ने उसका खेल खल्लास कर दिया। वैसे तू ये बता ऐसा कोई मास्क यहाँ से हाल ही में गायब हुआ है क्या? वोल्ट आंखें चुराकर अनजान बनते हुए कहता है नहीं, मेरी नजर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं। हैंक कहता है ठीक है तो चलकर इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं। पूछता है ये बता केमिस्ट्री स्टोर की चाबी किस किस के पास होती है? वोल्ट बताता है वॉइस प्रिंसिपल के पास, मेरे पास, यहाँ की साफ सफाई करने वाले के पास। हैंक पूछता है ये बता किसी स्टूडेंट को पता है क्या तू चाबियां कहाँ रखता है? वो कहता है नहीं, किसी को भी नहीं पता क्योंकि मैं ज्यादातर चाबी अपने पास ही रखता हूँ। हैंक वहाँ रखे मास्क की गिनती करता है तो पता चलता है कि इन्वेंट्री में से 2 मास्क गायब है। यही सेम हाल कांच के बर्तनों के साथ भी था, हर किसी में से 1-1, 2-2 पीस गायब थे। अब वातावरण फुल गंभीर बना हुआ था, तभी वोल्ट का फोन बजता है जिसको वो नहीं उठाता तो हैंक कहता है उठा ले, कभी कोई जरूरी कॉल हो, जिसको वोल्ट साइड में जाकर उठाता है और बस नॉर्मल सी बातें करता है क्योंकि वो फोन जेसी का था। बताता है मेरा एक दोस्त है स्कीनी नाम का जो हमारी डील टूको से करवाएगा क्योंकि ये 1 साल पहले जेल में उसी के साथ सेम ब्लॉक में था, हम दोनों मिलकर टूको को आधा किलो माल बेचने जा रहे हैं। वोल्ट कहता है थैंक यू, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाद हैंक कहता है देख मैं कुछ और दिन यहाँ आता जाता रहूंगा, पूछताछ करता रहूंगा, क्योंकि कोई तो है जो यहाँ से सामान चुरा कर क्रिस्टल बना रहा है, इसीलिए निगरानी रख वरना तू बेवजह फंसेगा। यहाँ वो दोनों लंगूर टूको से डील करने जाते हैं, जिसमें जैसे ही वो अंदर घुसने को होते हैं तो उन्हें धक्का मार के वहीं रोक दिया जाता है। स्किनी कहता है वो मुझे जानता है और कैमरे में अपनी शिनाख्त करवाता है तो उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। वहाँ अंदर हर तरफ खतरनाक दिखने वाले लोग भरे पड़े थे। यहाँ टूको की मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता था और उसकी मर्जी के बिना कोई जा भी नहीं सकता था। पहले तो उन दोनों की अच्छे से तलाशी ली जाती है, फिर उन्हें टूको के सामने पेश किया जाता है, जिसे देखकर स्किनी हवा में उड़ने लगता है कि और क्या हाल है मेरे टूको भाई, जिससे वो हाथ नहीं मिलाता क्योंकि वो ऐसे 2 कौड़ी के छपरियों को भाव नहीं देता था। कहता है फटाफट काम बोलो, जिस पर जेसी उसे अपना माल देता है, जिसमें से वो एक क्रिस्टल निकालता है और उसे फोड़कर पहले जेसी को सूंघने के लिए कहता है। इस पर वो फ्रैंक होकर कहता है अरे यार मैं कोई पुलिस वाला थोड़े ही हूँ। टूको कहता है भीड़ के लिंड जो बोला है वो कर, जिसे जैसे ही सूंघता है तो उसको पुष्टि हो जाती है कि हाँ इसके अंदर कोई जहरीली चीज नहीं है। फिर वो भी उसे सूंघता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि साला ये क्या जबरदस्त माल है। पूछता है ये बता ऐसी धमाकेदार कड़क चीज तुझे कहाँ से मिली, मुझे जानना है। जेसी कहता है मैंने खुद बनाया। तो पूछता है ये बता किसके लिए काम करता है तू। जेसी बताता है मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर मैं ये बनाता हूँ। टूको कहता है ठीक है तूने सौदा मार लिया। जेसी कहता है पर मैंने दाम तो बताया ही नहीं। टूको कहता है बोल क्या चाहिए तुझे। जेसी कहता है ये आधा किलो माल है, इसके मुझे $35,000 चाहिए। टूको उस माल का वजन तोलता है और कहता है मतलब कि तेरे दिमाग में जो आया तूने मांग लिया, ठीक है चल निकल यहाँ से, माल बिक जाएगा तो तुझे पैसे दे दूंगा। जेसी पूछता है कि मैं $35,000 का माल तेरे पास ऐसे ही छोड़ जाऊं क्या? टूको बड़ी ही शांति से पूछता है क्यों भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? वो कहता है अरे नहीं नहीं ये बात नहीं है, बस मैं इस तरह धंधा नहीं करता। टूको गुस्से में खड़ा होता है कि भीड़ के लिंड बात हो तो गई। इस पर जेसी स्किनी से कहता है कि तूने तो कहा था कि सब ठीक रहेगा, क्रिस्टल के बदले में मुझे हैंड टू हैंड पैसा दिया जाएगा। ये सुनकर टूको अपना चाकू टेबल में गाड़ देता है कि साले तू इतना बड़ा हो गया जो टूको से जुबान लड़ाएगा। तभी जेसी बहुत ही बेवकूफाना भरी हरकत करता है। वो अपने क्रिस्टल के पैकेट को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंकर से भागकर जाएगा कहां? टूको कहता है वैसे माल तो तूने 1 नंबर का दिया है जिसके तुझे अभी पैसे चाहिए है ना, और अपनी तिजोरी खोलकर पूरे $35,000 एक बैग में डालता है। कहता है ले ले मुन्ना, जिनको जेसी लेने ही वाला होता है, लेकिन टूको उस पैसे के बैग से ही उसे पटक पटक के मारता है। ऐसा लग रहा था कि वो जेसी को तब तक मारेगा जब तक कि उसका दम ना निकल जाए, परंतु नहीं, वो रुक जाता है और कहता है मेरे अलावा इस इलाके में कोई भी क्रिस्टल नहीं बेच सकता, समझा ना। दूसरी तरफ हम उसी स्वीपर को देखते हैं जिसने वोल्ट को उल्टी कराने में मदद की थी। उसका जी ठीक करने के लिए एक च्युइंगम दी थी, जिसे हैंक अपनी टीम के साथ आकर गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं था, जिस वजह से उन्हें लगा कि इसी ने केमिस्ट्री लैब से माल चुराया था। जो सब वोल्ट को देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके कुकर्मों की सजा किसी भले इंसान को भुगतनी पड़ेगी। रात के टाइम घर पहुंचकर वोल्ट बार बार जेसी के फोन पर फोन किए जा रहा था। अब घर पर हैंक और मरी दोनों आए हुए थे तो वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उनके साथ बैठकर गेम खेलने लगता है। अगली सुबह जब वोल्ट नहा रहा होता है तो देखता है कि उसके सर से बालों का गुच्छा उतर रहा है। नहाने के बाद वो एक बार फिर से जेसी के पास कॉल मिलाता है, जिसे उठाता है स्किनी, जो वोल्ट को सब कुछ बता देता है कि टूको ने उसके साथ क्या किया, जिससे मिलने वोल्ट हॉस्पिटल जाता है जहां जेसी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। ये देखकर वोल्ट को बहुत जोर का गुस्सा आता है। स्किनी पूछता है ये बता तू ही है क्या वो जिसने माल बनाया था, नाम क्या है तेरा? वोल्ट उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और पूछता है ये बता तू टूको के बारे में क्या जानता है, सब कुछ बता मुझे उसके बारे में। आगे वोल्ट अपने घर पर होता है जहाँ हम देखते हैं कि उसके सर से बहुत सारे बाल गायब हो चुके हैं और वो दवाइयों पर दवाइयां खा रहा है। ऊपर से जेसी की ऐसी हालत देखकर उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा था तो वो अपना पूरा सर ही मूंड देता है, जिसकी ये लुक देखकर स्काइलर के तो होश उड़ जाते हैं। वो भौचक्की हो जाती है, पर जूनियर को टकली देखकर मजे ही आ जाते हैं। घर से निकलकर वोल्ट टूको के अड्डे के पास पहुंचता है और क्रिस्टल का एक पैकेट अपनी जैकेट में रखकर बिल्डिंग के पास पहुंचता है, जहां एक आदमी उसे रोककर पूछता है ओ बुढ़ऊ यहाँ मरने आया है क्या? वो पूछता है तू टूको है क्या? अगर नहीं तो मुझे उससे बात करनी है, जिस पर उसे बिल्डिंग के अंदर जाने दिया जाता है, जहां जेसी की तरह ही उसकी भी चेकिंग ली जाती है। फिर टूको के सामने पेश किया जाता है, जो पहले उसके क्रिस्टल की जांच करता है। फिर पूछता है नाम क्या है बुढ़ऊ तेरा? वोल्ट बताता है हाइजनबर्ग। टूको कहता है अच्छा हाइजनबर्ग चल कुर्सी पर बैठ जा। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुकूंगा। ये सुनकर टूको हंसने लगता है और पूछता है तो जल्दी अपनी जुबान खोल और बता तुझे क्या चाहिए। वोल्ट कहता है $50,000, $35,000 उसके जो तूने मेरा माल चुराया और $15,000 उसके जो तूने
तूने मेरे पार्टनर के साथ किया। ये सुनकर टूको, जो साला डरावनी हंसी हंसता ही रहता था, कहता है अच्छा मैंने तेरे पिल्ले को मारा तो तेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि तू यहाँ और मैथ लेकर आ गया। वोल्ट कहता है तेरे में जितना दिमाग है उतना ही तो उससे काम लेगा, और क्रिस्टल का एक टुकड़ा उठाकर कहता है ये मैथ नहीं है, और उसे फर्श पर देकर मारता है। जिस छोटे से टुकड़े से इतना बड़ा धमाका होता है कि बिल्डिंग का नैन नक्शा ही बदल जाता है, और अंदर का हाल तो और भी बुरा था। टूको पूछता है अरे गिंडू बूढ़े सटिया गया है क्या? वोल्ट फटाफट पूरे पैकेट को उठाकर कहता है ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। टूको, जिसकी एक छोटे से धमाके से ही लुप लुप कर गई थी, कहता है बड़े टट्टो वाला है रे तू तो, रुक जा मैं तुझे तेरे पूरे के पूरे पैसे देता हूँ। जिन पैसों को बैग में डालता डालता टूको बताता है जो माल तेरा साथी लाया था वो माल चुटकियों में बिक गया, सोच से भी ज्यादा पैसा कमाया हमने उससे। तो क्या बोलता है हाइजनबर्ग, अगले हफ्ते फिर से बनाएगा ये माल मेरे लिए? वोल्ट पैसों के बैग को हाथ में लेकर कहता है एक हाथ लेना और एक हाथ देना, बाद वाद का कोई चक्कर नहीं रहेगा, जिसकी इस बात से टूको भी सहमत हो जाता है। वोल्ट कहता है आधा किलो माल लेने से काम नहीं चलेगा, तुझे 1 किलो लेना होगा। ये सुनकर इस बार टूको असली वाला हंसता है, डरावना वाला नहीं, और पूछता है ये बता तेरे हाथ में ये क्या चीज है जिसके छोटे से टुकड़े ने ही हमारी हालत खराब कर दी? वो बताता है फल्मानेटेड मर्क्यूरी, और बड़ी ही आराम से टहलता हुआ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, जहाँ लोगों की अभी तक भी हालत खराब हुई पड़ी थी, और जो लोग सही सलामत थे वो उसे घूर घूर कर देख रहे थे कि यार ये क्या आदमी है जिसने टूको की गुफा में हाथ देकर मुट्ठी बंद कर दी। वोल्ट कार में बैठकर उन पैसों को देखता है और बहुत जोर से चीखता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर उसने किसी तरह से अपने ऊपर काबू कर रखा था। और यहीं से शुरुआत होती है सीजन 1 के 7वें और आखिरी एपिसोड की, जहां हम वोल्ट को उसके स्कूल की मीटिंग में देखते हैं, जिसमें बच्चों के माता पिता, टीचर्स और पूरा स्टाफ शामिल होता है। वो सभी उस चीज पर चर्चा कर रहे थे जो केमिस्ट्री स्टोर से माल गायब हुआ था। साथ में इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि जब उस स्वीपर को हायर किया गया था तो क्या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था। जिस सीरियस मीटिंग में वोल्ट का ध्यान तो कहीं और ही था। वो टेबल के नीचे हाथ देके स्काइलर के उंगली करने लगता है। शुरुआत में तो स्काइलर को ये खुल्लम खुल्ला अजीब सा लगता है, पर कुछ ही देर में उसे फुल मजे आने लगते हैं, जिसका असर ये होता है कि आज वोल्ट की खटारा कार डांस करने लगती है। अगली सुबह वोल्ट जेसी के घर जाता है, जहां वो देखता है कि एक ब्रोकर जेसी का घर अपने क्लाइंट को दिखा रही है, जिससे वो पूछता है मैं इस घर के मालिक से मिलने आया हूँ, कहाँ है वो? ब्रोकर बताती है अपनी आरवी में है, जिससे वोल्ट मिलने जाता है और देखता है कि जेसी की हालत में काफी सुधार आ चुका है, पर पसलियां टूटने की वजह से वो अभी भी घायल है, जिसको टूको से लिए हुए बदले के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए पूछता है तूने उसका एड्रेस क्यों लिया था? वैसे तू जिंदा है तो इसका मतलब यही है कि तू उससे मिलने नहीं गया। वोल्ट बताता है नहीं, मैं मिलकर आया था उससे, और पूछता है तू घर क्यों बेच रहा है? जेसी बताता है क्योंकि 2 लोगों को हमने जूस बनाकर टॉयलेट में जो बहा दिया था, मेरी तो हगने में भी फटती है अब तो। सही सही बता तू टूको से मिलने गया था या नहीं? इस पर वोल्ट उसे पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा देता है, कहता है ये है $17,500, 35,000 में से तेरा हिस्सा, साथ में $15,000 एक्स्ट्रा है जिन पर तेरा हक है। जेसी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, पूछता है तो ये सारा पैसा तू टूको से लेकर आया है और उसने तुझे ये ऐसे ही दे दिया? वोल्ट कहता है नहीं, मैंने उसके साथ एक सौदा किया है। वो पूछता है यार तूने उस गधे से सौदा क्यों किया? वोल्ट बताता है क्योंकि मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। सोचकर देख, तेरे हाथ में जितने पैसे हैं वो हम हर हफ्ते कमा सकते हैं। हर हफ्ते उसे 1 किलो माल देंगे जिसके होते हैं $70,000। जेसी कहता है अरे बावली बूच, मैं तेरा साथी हूँ और तूने मुझसे इस बारे में पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तू अकेला जाकर सौदा कर आया उस गधे से, उस हत्यारे से जिसने मेरा ये हाल किया। वोल्ट कहता है क्यों नहीं, हम हर हफ्ते थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे तो 1 किलो माल बनाने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। जेसी कहता है घोड़ू माल बनाने की दिक्कत नहीं है, ये बता रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? पता भी है ललित, पूरा 1 हफ्ता लग जाता है रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में, जिसके लिए मुझे 200 मील जाना पड़ता है, बंदों से डील करनी पड़ती है जो मेडिकल स्टोर से 1-1, 2-2 डिब्बे करके रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तुझे ये सब चीजें पता होती अगर तू टूको के साथ सौदा करने से पहले मेरे से एक बार पूछ लेता। अब कहाँ से बनाएगा तू उसके लिए 1 किलो माल, मुझे ये बता। जिसका वोल्ट के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ खर्चीले डॉक्टर से मिलने चला जाता है, जो उसको बताता है कि तूने टकली करा ली, तू अपनी बीमारी को पॉजिटिव ले रहा है, तुझे कैसा लग रहा है? क्या तुम दोनों सिक्स करते हो? एनर्जी कैसी है? तबीयत कैसी रहती है? ये स्टेज पूरी हो जाने दो, फिर बता दूंगा कीमो काम कर रहा है या नहीं। आगे डिलीवरी वाले दिन दोनों एक जंक यार्ड में होते हैं। जेसी पूछता है तुझे मिलने के लिए ये कबाड़ खाना ही मिला था क्या? इस सुनसान जगह वो हमें टपका जाएगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा। अगर मैं होता ना तो किसी बिजी जगह को चुनता ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तभी वहाँ टूको अपनी काली कैडिलैक में आता है, जिसे देखते ही जेसी की फटने लगती है, उसकी पसलियों में दर्द होने लगता है। वो कार से उतरकर उन दोनों के पास आता है और कहता है सुन पिल्ले, उस दिन के लिए माफ कर दे, तुझे तो पता ही है धंधे में ये सब करना पड़ता है। वैसे ये बता बुढ़ऊ, तूने हमें इस कबाड़ जगह पर क्यों बुलाया? ये कोई मिलने की जगह है? कहीं मोल वोल में मिलते? चल छोड़ काम की बात,
मत कर। इस पर वोल्ट उसे 250 ग्राम माल देता है, जिससे टूको का दिमाग खराब हो जाता है। कहता है मुझे तो लगा था कि तू खिलाड़ी आदमी होगा, हमारी बात 1 किलो माल की हुई थी, इस चिल्लर माल के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है, तू क्या मेरा समय बर्बाद करना चाहता है? जिसकी किसी भी बात का वोल्ट कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर वोल्ट के मुंह से उपले निकले तो टूको उन दोनों को वहीं पेल देगा। खैर वो उसे 250 ग्राम माल के $17,500 देता है, फिर उसमें से आधे पैसे वापस ले लेता है उसका समय बर्बाद करने के लिए। वोल्ट कहता है ऐसा नहीं चलेगा, तो टूको गुस्से में आ जाता है कि हट भीड़ के लिंड, मुझसे बहस करेगा? हाँ मुझसे बहस करेगा तू? सुनो नशेड़ियो, ये रोना धोना लेकर कहीं और जाओ। और वहां से जाने लगता है तो वोल्ट कहता है मुझे पूरे पैसे चाहिए, $70,000 दे। ये सुनकर टूको का मत्था खनक जाता है कि साले ने माल दिया 250 ग्राम और पैसे मांग रहा है 1 किलो माल के। वोल्ट कहता है तुझे ये माल पसंद है जो तुझे और चाहिए, इसीलिए एडवांस मनी को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ ले। वो पूछता है तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई गंजे गिंडवे? ठीक है मैं तुझे $52,500 देता हूँ, जिसका मैं तुझसे हफ्ते का 25% ब्याज लूंगा। वोल्टर फटाफट हिसाब किताब करके कहता है $52,500 तो तेरी मूल रकम होगी, जिसका एक हफ्ते का ब्याज बनेगा $13,125। टोटल हुए ब्याज समेत $65,625, यानी कि मैं तुझे 850 ग्राम माल दूंगा। टूको कहता है नहीं, मुझे पूरा 1 किलो माल चाहिए, और याद रहे अगले हफ्ते प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वोल्ट पूछता है ये बता 2 किलो माल बेच पाएगा क्या? इससे टूको का फिर से दिमाग भन्न हो जाता है, तो कहता है सुन बढ़ऊ, तू अपने काम से काम रख, समझा ना? और पैसों को हाथ में देने की बजाय धरती पर पटक के जाता है, जिनको वोल्ट बिना कोई नोटंकी किए चुपचाप पन्नी में डालने लगता है। अगले दिन जब वो जेसी के घर होता है तब जेसी उससे कहता है तू 2 किलो की बात करके आया है, जैसे कि हम 1 किलो तो बड़ी ही आसानी से कर पा रहे थे। तुझे पता भी है हमें जुकाम वाली गोलियों के 2,500 डिब्बे चाहिए होंगे, इसके लिए मुझे कितने लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा तुझे ये अंदाजा भी है? वोल्ट कहता है नहीं, हमें उस सोल्ट की जरूरत नहीं है, हम पहले ट्यूब फर्नेस में फिनाइल एसीटोन को गर्म करेंगे, फिर रिडक्टिव एमिनेशन का इस्तेमाल करके 2 किलो मेथाम्फेटामिन बना लेंगे। इससे जेसी को खुशी मिलती है कि चलो दवाई के झंझट से बचे। तभी वोल्ट उसे एक बड़ी सी शॉपिंग लिस्ट देता है, जिसके कई शब्द तो ऐसे थे जिनको जेसी पढ़ भी नहीं पा रहा था। कहता है लोडू मास्टर ये शब्द मुझसे बोले भी नहीं जा रहे, इनको मैं ढूंढूंगा कैसे? देख भाई मैं तो शहर छोड़ के जा रहा हूँ, तू अपने आप देख ले कैसे माल बनाएगा। इस पर वोल्ट उसमें हौसले की बुझी हुई आग फूकते हुए कहता है आज का दिन तेरे नए भविष्य का पहला दिन है और तू आज के दिन ही हार मान रहा है। ओ नो, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये पढ़ा भी नहीं जा रहा, ढूंढूंगा कैसे? ये ले लिस्ट पकड़ और निकल ले यहाँ से, क्योंकि ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। अगले दिन वोल्ट की होने वाली बेटी के लिए घर पर बेबी शावर पार्टी रखी जाती है, जहाँ सभी आने वाली बच्ची के लिए कैमरे में कुछ ना कुछ कहते हैं, उसको बधाई देते हैं। फिर स्काइलर सभी के गिफ्ट खोलने बैठ जाती है, जिसमें मरीन ने उसको होने वाली बच्ची के लिए एक महंगा सा टियारा दिया था, जो कि गोल्ड और हीरो से बना हुआ था। ये देखकर स्काइलर चौंक जाती है, कहती है तूने इस पर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। पार्टी के बाद वोल्ट अपने लैपटॉप पर कुछ जगह ढूंढ रहा था, वो जो होती है ना सोना बात वाली, जड़ी बूटियों से इलाज करने वाली। कहता है स्काइलर मुझे इन पर विश्वास नहीं है, पर मैं एक बार ये ट्राई करना चाहता हूँ, क्या पता इससे मेरी बीमारी में थोड़ी हेल्प हो सके। दरअसल वो अपनी बीमारी के लिए नहीं, क्रिस्टल कुकिंग के लिए बहाना बना रहा था, क्योंकि उसे मास प्रोडक्शन करना था जिसमें अच्छा खासा टाइम लगता। कहता है मैं शुक्रवार को वहां जाऊंगा और संडे तक या मंडे तक वापस आ जाऊंगा, देख लेंगे कि इन लोगों की जड़ी बूटियां कितनी कारगर है। इस पर स्काइलर उसे परमिशन दे देती है, तो अगले दिन वोल्ट सामान पैक करके जेसी के घर पहुंच जाता है, जिसने अब तक लिस्ट के हिसाब से सारी चीजें इकट्ठा कर ली थी, जो करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और ये उनकी सोच से भी ज्यादा महंगा था। वोल्ट पूछता है मैथलामीन कहाँ है? मुझे मैथलामीन नहीं दिख रही। जेसी कहता है देख बाकी का सारा सामान तो मैंने एक स्टोर से दूसरे स्टोर जाकर डायरेक्ट पैसे देकर खरीद लिया, पर मैथलामीन नहीं मिली, क्योंकि उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। पर है कुछ लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं, बदले में उन्हें $10,000 चाहिए, जो मैं उन्हें दे देता, पर मेरे पास नहीं थे, क्योंकि बाकी का सामान खरीदने में वो सारे खर्च हो गए। वोल्ट पूछता है तो क्या उन चोरों ने तुझे बताया कि वो मैथलामीन कहाँ से उड़ाएंगे? जेसी बताता है हाँ, साउथ में एक केमिकल सप्लायर है, जहाँ टाइट सिक्योरिटी है, गार्ड है, कैमरे हैं, स्टील के दरवाजे हैं, इसी वजह से वो इस काम के 10,000 मांग रहे थे। तभी वोल्ट को जेसी की गैराज में बच्चों का स्केचर मिलता है। कहता है अगर वो इतने ज्यादा पैसे मांग रहे थे तो क्यों ना हम खुद ही मैथलामीन उड़ा ले। जेसी पूछता है और हम ये करेंगे कैसे? वोल्ट बताता है इस स्केचर की मदद से, जिसके अंदर होता है थर्माइट। जेसी पूछता है तो क्या ये थर्माइट ताला तोड़ देगा, क्योंकि बहुत मजबूत ताला लगा है वहाँ। इस पर वोल्ट उसे एक कहानी सुनाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन के पास एक ऐसी तोप हुआ करती थी जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। उसका नाम था गुस्ताव गन, जिसका वजन था 1000 टन, और ये गुस्ताव गन 7 टन का गोला 40 किलोमीटर दूर तक ठीक निशाने पर दागने में पूरी तरह सक्षम थी। उस तोप पर अगर 1 महीने तक भी पागलों की तरह बमबारी की जाती ना, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पर अगर एक अकेला बंदा थैले में थर्माइट लेकर उस तोप को उड़ाने जाता तो वो 4 इंच मोटी तोप पिघलकर हमेशा के लिए तबाह हो जाती। अब समझ में आया थर्माइट कितना पावरफुल है। दूसरी तरफ स्काइलर को वो टियारा बहुत महंगा लग रहा था, तो
तो वो उसे शॉप पर वापस करने जाती है ताकि उन पैसों से वो अपनी होने वाली बच्ची के लिए कुछ जरूरत की चीजें खरीद सके। शॉप ओनर स्काइलर से उस टियारा की रिसीट मांगता है जो उसके पास नहीं थी, तो वो अपनी सिक्योरिटी को बुलाकर स्काइलर को एक कमरे में बंद कर देता है। साथ में पुलिस को भी बुला लेता है क्योंकि वो प्रोडक्ट वहां से चोरी हुआ था, खरीदा नहीं गया था। स्काइलर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने जीवन में आज तक कभी चोरी नहीं की और वो टियारा मुझे गिफ्ट मिला था, जिसे देने वाले का स्काइलर उसे नाम नहीं बताती और उसे धमकाने लगती है कि मैं चैनल में काम करती हूँ, उन्हें मैं बताऊंगी कि बिना सबूत के अवैध तरीके से तुमने कैसे एक प्रेग्नेंट महिला को हिरासत में लिया। साथ में दम घुटने का, पेट में दर्द होने का भी बहाना मारने लगती है, जिससे शॉप ओनर की फट जाती है तो वो उसे जाने देता है। बाहर आते ही स्काइलर फटाफट अपनी बहन मरी के पास फोन करती है, पर वो वॉइस मेल पर चली जाती है। दूसरी तरफ अपने खिलाड़ी उस केमिकल सप्लायर तक पहुंच जाते हैं और तार फेंसिंग काट के अंदर भी घुस जाते हैं। दोनों दौड़कर जितना हो सके मेन डोर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वहां आता हुआ गार्ड दिखता है तो वो छुप जाते हैं, जो टॉयलेट करने के लिए जैसे ही बक्से में घुसता है दोनों उस पूरे बक्से को रस्सी से बांध देते हैं। फिर जल्दी से जाकर ताले के ऊपर थर्माइट रख के उसे आग लगा देते हैं, जो गैस वेल्डिंग की तरह बड़ी ही आसानी से उस ताले को पिघला देता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और गार्ड टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलता। यहाँ अंदर घुसते ही उन्हें मेथलामीन का ड्रम मिल जाता है, जिसको वो पूरा नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता। पर कोई और रास्ता भी तो नहीं था क्योंकि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे जिसके अंदर वो उसे डालकर ले जा पाए। गार्ड लगातार दरवाजा पीट रहा था और वो बेशरम बेखौफ धीरे धीरे उस भारी ड्रम को वहां से ले जा रहे थे। अगले दिन कुकिंग करने के लिए वो अपनी आरवी को स्टार्ट करते हैं, पर वो स्टार्ट नहीं होती। एक बार झटका सा लेकर खुचुर पुचुर करती है और फिर बंद हो जाती है। दोनों बाहर आकर देखते हैं तो उसमें से धुआं निकल रहा था, मतलब कि ये अब कहीं जाने से रही, जिसके चलते वो मेथलामीन के ड्रम को नीचे बेसमेंट में फेंक के मारते हैं। सारा सामान नीचे स्टोर करने के बाद वोल्ट पूछता है, ये बता तेरी वो रियल स्टेट एजेंट कब आने वाली है? जेसी कहता है, अरे यार उसका कुछ नहीं पता, मैं फोन करके उसको बोल देता हूँ कि आज तो अपनी शकल ही मत दिखाना। जो फोन नहीं उठाती क्योंकि वो बाहर जेसी के घर को हाईलाइट करने में लगी हुई थी ताकि सभी को पता चले कि ये बिकने को तैयार है और वो इसे विजिट करने आए। यहाँ बेसमेंट में अब तक उन्होंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। वोल्ट कहता है, हमें ये प्रोसेस कुछ घंटों तक और चलानी है क्योंकि हमें 2 किलो 250 ग्राम माल बनाना है। जेसी पूछता है, यार तू 2 किलो से 2 किलो 250 ग्राम पे कैसे पहुंच गया? वो कहता है, 1 किलो माल से तो हम टूको का उधार चुकाएंगे और 1 किलो 250 ग्राम माल से हम दोनों को 44 हजार डॉलर का फायदा होगा। कल रात हमने जितना मेथलामीन चुराया है उससे हर हफ्ते हम 4 किलो माल आराम से बना सकते हैं, मतलब कि इसका 2 गुना माल। तभी उन्हें बाहर किसी के घूमने की, बातें करने की आवाज सुनाई देती है तो उनकी फट जाती है, जिनको रोकने के लिए जेसी फटाफट बाहर जाता है और सभी को गाली बकते हुए कहता है, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है और अब से ये घर बिकाऊ भी नहीं है, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ चोरटी मरी किसी और स्टोर में महंगा सा सामान ट्राई करके देख रही थी। तभी वहाँ स्काइलर आती है और पूछती है, क्या तू मुझे अब ऐसे इग्नोर करेगी? मैंने तेरे पास 15 वॉइस मैसेज छोड़े, एक का भी तूने कोई जवाब नहीं दिया। तुझे पता भी है जिंदगी में कभी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी उस सुनार की दुकान पर हुई थी। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मरी पूछती है, तू वहाँ करने क्या गई थी? स्काइलर बताती है, मैं उस टियारा को वापस करने गई थी, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, बात जरूरी ये है कि तूने चोरी क्यों की। मरी साफ साफ चोरी से इनकार कर देती है, कहती है मुझे नहीं पता तू किस बारे में बात कर रही है। ये सुनकर स्काइलर चौंक जाती है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और गुस्से में वहां से चली जाती है। आगे कुकिंग करके हारा थका हुआ वोल्ट अपने घर आता है और सोफे पर पड़ जाता है। स्काइलर उसे एक गिलास नींबू पानी देती है और पूछती है, तो कैसी रही तेरी ट्रिप, कैसा लगा तुझे जड़ी बूटियों से? वो बताता है, मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये मुझे लगातार करते रहना चाहिए। तभी स्काइलर को उसमें से अजीब सी महक आती है तो पूछती है, ये किस चीज की बदबू है? वो कहता है, होगी यार जड़ी बूटियों की। इसके बाद स्काइलर उसे मरी और टियारा की पूरी कहानी विस्तार में बताने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ और किस तरह से मरी ने एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया कि उसने चोरी की। ये सुनकर वोल्ट जरा भी नहीं चौंकता क्योंकि वो खुद गैरकानूनी काम करने में लगा हुआ था, पर वो चौंकने का दिखावा जरूर करता है। साथ में अपनी इमेज अपनी नजरों में साफ रखने के लिए कहता है, कभी कभी लोग अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। इस पर स्काइलर पूछती है, तो क्या फैमिली के लिए चोरी करना सही बात है? वो कहता है, हाँ हो सकता है, नजरिए की बात है बस। स्काइलर कहती है, जो तू बकवास कर रहा है वो तेरे कानों तक जा भी रही है या नहीं, या जड़ी बूटियों का असर तुझ पर कुछ ज्यादा ही हो गया? इस पर वोल्ट उसका रिएक्शन जानने के लिए पूछता है, अगर मैं ऐसा कोई गैरकानूनी काम करता तो तू क्या करती? मुझे तलाक दे देती या पुलिस वालों के हवाले कर देती? वो कहती है, रहने दे तू, क्योंकि इसका जवाब जानकर तुझे जरा भी मजा नहीं आएगा। आगे डिलीवरी वाले दिन वो टूको को पूरा 2 किलो 250 ग्राम माल देता है, जिसे देखकर वो कहता है, अबे गंजे ये क्या लेकर आया है तू, ये नीला है। वोल्ट कहता है, नए तरीके से बनाया है, पर माल पूरी तरह केमिकली प्योर है। जिसको टूको सूंघकर देखता है तो हमेशा की तरह उसके तोते उड़ जाते हैं।
कहता है नीला पीला हरा पीला जो भी तू बना रहा है बस बनाते रहना लाते रहना, और उसे क्वांटिटी के हिसाब से सारा पैसा फुल ईमानदारी से दे देता है। कहता है मानना पड़ेगा बूढ़े तू कमाल है, हम साथ मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे। तभी टूको की टीम में जो गंजा था जिसका नाम नो डोज था वो वोल्टर से कहता है बस याद रखना तू किसके लिए काम कर रहा है। अब टूको जिसको कभी शांति से काम करके मजे नहीं आते थे इसीलिए वो नो डोज से पूछता है क्या कहा तूने, तुझे क्या लगता है ये लोग गिंडू है, इन्हें नहीं पता क्या ये मेरे साथ काम कर रहे हैं। नो डोज कहता है मैं नहीं कह रहा कि वो गिंडू है, बस मैंने कहने के लिए कह दिया। टूको पूछता है तो मतलब कि वो लोग गिंडू नहीं है तो मैं गिंडू हूँ क्या। तभी वोल्ट कहता है अरे भाई छोड़ना यार तू रिलैक्स हो जा। इस पर वो फिर से डरावनी हंसी हंसता है और नो डोज को दे घुसंड बढ़िया से डोज देता है। ये देखकर वोल्ट और जेसी दोनों डर जाते हैं कि ये तो साला दरिंदा है, क्योंकि नो डोज अधमरा हो चुका था। कहता है हाइजनबर्ग अगले हफ्ते मिलते हैं और अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। वोल्ट और जेसी ने अभी जो देखा उसे देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी के साथ बिना कारण ऐसा भी कर सकता है। इसी के साथ सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। अगर काम अच्छा लगा तो लाइक जरूर ठोकना और कमेंट में भांग भीषड़ा कुछ भी लिख देना ताकि वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।